हेलो, कैसे हो बच्चों। मैं आपका दास सर एक बार फिर आप सभी के सामने क्लास 11th फिजिक्स को लेकर के आए हैं। क्लास 11th के प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के वेरियस कॉन्सेप्ट को बहुत ही डीपली स्टडी किया और आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। हमारे आईआईटी के बच्चे, हमारे नीट के बच्चे, हमारे एकेडमिक बच्चे सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब ये किस तरीके से अलग अलग स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, ये जैसे जैसे लेक्चर्स हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। तो सबसे पहली बात कि आज का टॉपिक होने क्या वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक होगा फ्री बॉडी डायग्राम। सो आवर टुडेज कॉन्सेप्ट विल बी फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम बेटा है क्या? डेफिनेटली ये डायग्राम है तो एक डायग्राम ही होगा, बिल्कुल आप सही जा रहे हो। लेकिन ये फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, हमें ये समझने की जरूरत है। हम पढ़ क्या रहे हैं बेटा? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हम पढ़ना स्टार्ट किए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हम ये टॉपिक को कवर कर रहे थे बेटा कि किस तरीके से न्यूटन ने मोशन के डिफरेंट टॉपिक को, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने रखा था कि मोशन कैसे होता है। इसका मतलब जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो कहीं ना कहीं जाकर के रिलेट करेगा न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन से। यस बेटा, अब आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जो मोशन होता है बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो क्यों होता है, व्हाई, रीजन क्या है। तो जैसे ही आप लोग फोर्स का डेफिनेशन याद करोगे, फोर्स का जो डेफिनेशन होता है बेटा, तो फोर्स के डेफिनेशन में आपको समझ में आएगा कि मोशन का जो कॉज है वो फोर्स है। आप लोगों ने फोर्स का डेफिनेशन या 1 न्यूटन का डेफिनेशन क्या पढ़ा है? आप लोगों ने, मैंने अपने लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि 1 न्यूटन इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स which can produce 1 meter per second square of acceleration in a body of mass 1 kg। ये मैंने आपको बताया था। इसका मतलब है बेटा कि जो फोर्स है 1 न्यूटन, जो फोर्स है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इसका मतलब है बेटा जो फोर्स है वो किसको जन्म दे रहा है? मोशन को जन्म दे रहा है। यह आपको समझना पड़ेगा कि फोर्स किसको ओरिजिनेट करता है? ओरिजिनेट एक्सेलरेशन, दैट इज मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी को मोशन करने के लिए फोर्स चाहिए होगा। अब आप लोग पढ़ चुके हो बेटा, ये बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर जो बेसिक फोर्सेस होती है हमारे, वो 2 तरह के फोर्सेस होती है, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स, आपने ये 2 चीजें पढ़ी हुई है, आप जानते हो ये सारी चीजें कि बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। बैलेंस फोर्स का मतलब क्या है? 2 or more than 2 forces which is whose resultant is zero, जिसका रिजल्टेंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाना चाहूं बेटा, ये सपोज करो एक ब्लॉक है, एक क्या है? ब्लॉक है। इसके ऊपर मैंने F न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से भी मैंने F न्यूटन का फोर्स लगाया। ये दोनों फोर्सेस क्या है? सेम है। ये दोनों फोर्सेस क्या है? सेम है। तो जब ये दोनों फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, देखो दोनों फोर्सेस एक्ट तो कर रही है ब्लॉक के ऊपर बट ऑपोजिट डायरेक्शंस में कर रही हैं, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कोई फोर्स फील कर पाएगा? तो जो रिजल्टेंट फोर्स जो ये ऑब्जेक्ट फील करेगा वो कितना होगा? 0 होगा। यानी कि दिस ऑब्जेक्ट विल नॉट फील एनी काइंड ऑफ फोर्स। और जब ये ऑब्जेक्ट फोर्स फील नहीं कर रहा है तो क्या इस ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन प्रोड्यूस हो सकता है? तो आंसर होगा नहीं। यही ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि बैलेंस फोर्स जो होता है बेटा, वो किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्लियर? अब बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है बेटा? अनबैलेंस फोर्स वो फोर्स होता है जिसका रिजल्टेंट यानी कि जो नेट फोर्स होता है वो 0 नहीं होता है।
यानी कि उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूं मैं। यहां पर मेरे पास एक ब्लॉक है बेटा, इस ब्लॉक के ऊपर यहां से मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और इस ब्लॉक के ऊपर यहां से मैंने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया। यानी कि इस ब्लॉक के ऊपर मैंने इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और इस द सेम ब्लॉक के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो ये जो फोर्स हमने लगाया, तो इसमें से कौन से फोर्स ज्यादा है? तो आंसर है 5 न्यूटन का जो फोर्स है वो ज्यादा है, 4 न्यूटन का फोर्स क्या है? कम है। तो ज्यादा वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या है? तो ज्यादा वाले फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ है। क्लियर है? इसका मतलब है कि ये जो 4 न्यूटन है बेटा, वो इस 5 न्यूटन में से 4 न्यूटन को न्यूट्रलाइज कर देगा और जो इस 5 न्यूटन का 1 न्यूटन बचेगा वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करेगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा? उस 1 न्यूटन का जो डायरेक्शन होगा वो इधर की तरफ होगा और रिजल्ट में ये ऑब्जेक्ट 1 न्यूटन का फोर्स फील करके मूव कर जाएगा या नहीं करेगा, वो बात की बात है। फिलहाल इसके ऊपर एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करने लगा। दैट मींस ये 5 न्यूटन फोर्स और ये 4 न्यूटन फोर्स, जो ये दोनों फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये एक तरह का अनबैलेंस फोर्स है। समझ में आई बात? तो अनबैलेंस फोर्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है? रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। और इसका मतलब है जब भी कोई किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स एक्ट करता है तो उसका एक रिजल्टेंट फोर्स आता है और जो रिजल्टेंट फोर्स का जो डायरेक्शन होता है बेटा, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है। ये बात आपको समझना पड़ेगा, ये बात आपको अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? इतनी सारी चीजें समझ में आई? तो एक काम करते हैं बेटा, मैं आपको अभी इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा चलने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, तो बहुत ध्यान से समझना। अभी मैं इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बताया है आपको कि जो आप नहीं जानते हो, मैंने वो सारी चीजें केवल आपको रिकॉल करी है। ठीक है? तो आप अभी इसमें से कुछ भी नोट डाउन मत करना क्योंकि नोट डाउन करने वाली चीजें ये है नहीं। मैं इसको इरेज करता हूं ताकि मैं चीजों को और आसानी तरीके से आपके सामने रख सकता हूं। अब आपको बेटा समझना पड़ेगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मोशन होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मोशन होता है, 1 मिनट बेटा, बोर्ड का हमें क्लीजिंग अप्लाई करना पड़ेगा यहां पे थोड़ा सा, क्योंकि साफ हो नहीं रहा। ओके, ठीक। तो आइए, अब आपको समझना पड़ेगा बेटा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो सकता है वो 2 तरीके का मोशन हो सकता है। एक्चुअली ये 3 तरीके का मोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमें मोशन कैसे पढ़ना है? 3 तरह का मोशन पढ़ना है। तो सबसे पहला जो मोशन हम लोग पढ़ेंगे किसी भी, तो वो हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन कि वर्टिकल मोशन कैसा होता है। ठीक है? फिर दूसरा हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा, वो हम लोग पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन। और जो थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग बेटा, पढ़ेंगे इंक्लाइंड मोशन। इंक्लाइंड मोशन। देखो बेटा, चाहे आप कोई भी मोशन पढ़ो, चाहे आप कोई भी मोशन पढ़ो, किसी भी तरह का मोशन पढ़ो, जो फ्री बॉडी डायग्राम है, फ्री बॉडी डायग्राम है, वो है क्या? ये है क्या? तो जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चलो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, केवल मूव कर रहा है, तो मूव करते समय इसके पास क्या हो सकता है? वेलोसिटी होगा, मास होगा, ऑब्जेक्ट का अपना खुद का मास भी तो होगा, मोमेंटम होगा, एक्सेलरेशन होगा, है ना, फोर्स होगा। यानी कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जब ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा है, तो इसके पास इस तरह के कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है बेटा कि ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। एक्सेलरेशन, मूव करेगा तो एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि वेलोसिटी आपका वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। अच्छा, मोमेंटम तो होगा ही, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी, मास तो ऑब्जेक्ट के पास है ही, वेलोसिटी तो इसके पास होगा क्योंकि ये मूव कर रहा है। तो कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जब हम लोग मोशन की बात करते हैं बेटा, तो हमारे पास ये सारे टर्म्स हमारे सामने दिखने लगते हैं। आप डिस्प्लेसमेंट की भी बात कर सकते हो,
डिस्प्लेसमेंट की भी बात कर सकते हो। तो कई सारे फैक्टर्स है बेटा जो हमारे दिमाग में आने लगता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसका मास कितना होगा, उसका मोमेंटम कितना होगा, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स कितना होगा। तो ये सारे बहुत बेसिक पॉइंट्स है बेटा जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को देख करके हमारे दिमाग में आता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को मूव करता हुआ देखते हुए अगर आप एक फिजिसिस्ट हो, अगर आप एक फिजिक्स के स्टूडेंट हो, तो आपके दिमाग में आएगा कि उसकी वेलोसिटी कितनी, उसका एक्सेलरेशन कितना है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, कई सारी चीजें आपके दिमाग में आती है। तो ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है बेटा वो आपको इन वैल्यूज को इवैल्यूएट करने के लिए हेल्प करता है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ये जो फैक्टर्स हैं जो आपको दिमाग में जो आपके आ रही है, तो फ्री बॉडी डायग्राम आपको हेल्प करता है ये सभी क्वांटिटीज को इवैल्यूएट करने में, चीजों को आपके सामने लाने में हेल्प करता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम को समझना इसलिए जरूरी है बेटा क्योंकि नॉर्मल जो आपके पास इक्वेशंस होते हैं, नॉर्मल आपके पास जो इक्वेशंस हैं, जैसे कि आपके पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, उसके बाद s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, उसके बाद आपके पास v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। ये तीन तरह के आपके पास क्या है, मोशन इक्वेशंस हैं। ये क्या, ये किसी मोशन इक्वेशन में क्या यहां पर कहीं पे भी फोर्स है? फोर्स है? फोर्स नहीं है ना, यहां पर देखो फोर्स नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मोशन को फोर्स के साथ इंटर रिलेट करके फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, फॉर्मूला नहीं बनाना है बेटा। अभी आप समझ जाओगे कि डायग्राम बना करके ही हम लोग क्या कर लेंगे, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे बेटा फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्यों पढ़ते हैं हम लोग? फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग पढ़ते हैं किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को फाइंड आउट करने के लिए। समझ में आई बात? अच्छा, तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग को मोशन से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। तो मोशन कितने तरह की हो सकती है फ्री बॉडी में? तो मोशन हो सकता है, वर्टिकल मोशन हो सकता है, हॉरिजॉन्टल मोशन हो सकता है और इंक्लाइंड मोशन हो सकता है। तो एक एक करके सारे टॉपिक्स को यहां पर कवर करेंगे। समझ में आई बात? तो फिलहाल अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम, तो आप कहोगे कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मोशन ऑफ एन ब्लॉक और ऑब्जेक्ट, देन टू कैलकुलेट द वेरियस टर्म लाइक वेलोसिटी, मास, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वी यूज फ्री बॉडी डायग्राम टू कैलकुलेट। तो ये केवल एक कैलकुलेशन का मेथड है बेटा, समझ रहे हो बात को? तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस चीजों को आपको अपने दिमाग में रखना है फ्री बॉडी से इन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए, आपको किन किन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना है। क्लियर है? चलो ठीक है, अभी भी कुछ लिखने वाली चीजें नहीं आई है, अभी भी मैं इसको इरेज करूंगा एक बार और। इरेज करना बहुत जरूरी है बेटा क्योंकि अभी भी इसमें से आपको कुछ भी चीजें नोट नहीं करनी। मैं बताऊंगा कि आपको चीजें कब नोट करनी है। अभी मैं केवल और केवल आपको यह समझा रहा हूं कि हम फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ क्यों रहे हैं। अभी स्टार्ट भी नहीं किया मैंने कुछ भी, मैं अभी आपको केवल यह बता रहा हूं कि हमको पढ़ना क्या है ना? चलो ठीक है, अब हम लोग मोशन की बात करते हैं। क्या मोशन की बात करते हैं? तो मोशन में हम वर्टिकल मोशन की बात करते हैं, वर्टिकल मोशन की बात करते हैं। अब जो है बेटा वर्टिकल मोशन आपका दो तरह का हो सकता है। वर्टिकल मोशन हमारा दो तरह का हो सकता है, आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो पहला जो सपोज करो ये ब्लॉक है बेटा, ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर एक F न्यूटन का फोर्स लगाया गया। इस ब्लॉक के ऊपर एक F न्यूटन का फोर्स हमने नीचे की तरफ लगाया, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा। समझ रहे बात को? तो फोर्स लगाने की वजह से जब ऑब्जेक्ट गिरेगा, नीचे की तरफ आएगा, तो इस ऑब्जेक्ट का एक एक्सेलरेशन होगा, इस ऑब्जेक्ट का, गिरते हुए ऑब्जेक्ट का एक एक्सेलरेशन होगा। और ये क्या, ये एक्सेलरेशन ए जी के इक्वल होगा? क्या ये ए जी के इक्वल होगा? तो आंसर है नहीं, नहीं। क्यों सर? नीचे ही तो गिर रहा है, बिल्कुल नीचे गिर रहा है बेटा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक फोर्स के इन्फ्लुएंस में नीचे गिर रहा है। एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, अर्थ तो अपनी तरफ खींच ही रहा है, बिल्कुल खींच रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा फोर्स भी इसको नीचे लगा रहा है जो कि इसको नीचे की तरफ धक्का दे रहा है। तो इस वजह से ये जब ऑब्जेक्ट गिरेगा उसका एक्सेलरेशन जी के इक्वल नहीं हो सकता। समझ लो बात को? क्लियर है? अच्छा, अब दूसरा आपके पास ऑब्जेक्ट है जो कि सिंपली ड्रॉप कर दिया गया,
हमने ऐसे मार्कर को लिया और ऐसे ड्रॉप कर दिया, तो ड्रॉप करते समय क्या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है? एक ही फोर्स लग रहा है जो अर्थ खींच रहा है, ऑब्जेक्ट अपने आप नीचे गिर रहा है, इसके ऊपर कॉन्टिन्यूअस एक फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये जब बॉडी गिरेगा तो इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, वो जी होगा। ठीक है, इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं फ्रीली फॉल बॉडी। फ्री फॉल बॉडी, फ्री फॉल बॉडी, यानी कि फ्री फॉल का मतलब होता है कि जब ऑब्जेक्ट अपने आप अर्थ के इन्फ्लुएंस की वजह से अपने आप नीचे गिरे तो उसको हम लोग फ्री फॉल बॉडी कहते हैं। ये फ्री फॉल नहीं है, ये आपका फ्री फॉल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये नीचे आ रहा है, और ये फोर्स कॉन्टिन्यूअस इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, ये याद रखना। इसके ऊपर ये फोर्स कॉन्टिन्यूअस एक्ट करना चाहिए, तब ये ए और जी आपस में इक्वल नहीं हो सकता। ये केवल दो चीजें मैंने बताया कि वर्टिकल जब मोशन होता है बेटा ऑब्जेक्ट का, वो दो तरीके से हो सकता है। पहला, ऑब्जेक्ट जब नीचे से ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसके ऊपर कॉन्टिन्यूअस एक फोर्स लग रहा है, कॉन्टिन्यूअस हर एक पॉइंट पे फोर्स कॉन्टिन्यूअस लग रहा है एफ न्यूटन, तब ए और जी आपस में इक्वल नहीं हो सकता। यानी कि इस बॉडी पर एक एक्सेलरेशन होगा और वो एक्सेलरेशन अलग होगा, वो 9.8 नहीं होगा, वो जी के इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर बॉडी को फ्रीली ड्रॉप कर देते हैं, फ्री फॉलिंग कराते हैं, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सटर्नल नहीं लग रहा है, तो इस तरह के केसेस में क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट जी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ फॉल करता है। समझ आई बात? चलो, तो ये था वर्टिकल मोशन। दो तरह के हो सकते हैं आपके, और इन्हीं दोनों तरह के वर्टिकल मोशन को मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा अलग अलग पॉइंट्स के साथ। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या था आपका? फ्री बॉडी डायग्राम क्या करते थे? फ्री बॉडी डायग्राम के हेल्प से हम लोग किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को इवेल्युएट करने में हेल्प करता है फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। ये एक तरह का डायग्राम होता है जिस डायग्राम की हेल्प से हम लोग अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट का। तो फ्री बॉडी डायग्राम अब बनेगा कैसे? तो उसके अलग अलग केसेस हैं। ठीक है, तो इस केसेस में फ्री बॉडी डायग्राम का जो अलग अलग केसेस है बेटा, वो हमें अब पढ़ना है। तो उसके अलग अलग केसेस हैं, अभी मैं उसी केसेस के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। फ्री बॉडी डायग्राम, और इस फ्री बॉडी डायग्राम का जो पहला कॉन्सेप्ट होने वाला है आपके पास, वो होगा वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन, अब इस वर्टिकल मोशन में भी अलग अलग केसेस है बेटा। ठीक है, तो इसका जो पहला जो वर्टिकल केस है, पहला जो वर्टिकल मोशन का जो पहला केस है, तो इसके लिए कुछ एजम्पशन करना है। मैं यहां पर एजम्पशन लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, आप भी लिख सकते हो इसको। तो लेट वी हैव टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2। हमारे पास दो बॉडी है जिसका मास है m1 एंड m2 इज कनेक्टेड with a heavy uniform rope of mass m। क्लियर? चलो, तो क्या एजम्पशन है बेटा मेरा है मानना कि लेट वी हैव टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2। तो हम सपोज कर लेते हैं बेटा, मेरे पास दो बॉडीज है। ये मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास m1 है, और इसके साथ एक और बॉडी है, यहां पर एक और बॉडी है, और इस बॉडी का मास है m2। तो अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशंस, ये दोनों मासेस जो है बेटा, वो एक रोप के साथ क्या है? कनेक्टेड है, एक रोप के साथ कनेक्टेड है। मास m1 m2 कनेक्टेड है एक हैवी रोप के साथ, हैवी रोप जिसका मास कितना है बेटा? m है। यानी कि यहां पर रोप का भी मास दिया हुआ है। किसका? रोप का भी मास दिया हुआ है। फिर चल सपोज कर लेते हैं इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है बेटा F, ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, देखो ये जो मेरा एजम्पशन था उसके अकॉर्डिंग मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। आप डायग्राम को देखो, डायग्राम कह रहा है बेटा कि दो मासेस हैं m1 एंड m2, वो एक हैवी रोप के साथ कनेक्टेड है, हैवी रोप है, और इस हैवी रोप का मास है बेटा m। ठीक है, स्मॉल m। तो अब देखो यहां पर टोटल कितने मासेस हो गए, समझने वाली बात है बेटा कि इस पूरे डायग्राम में टोटल कितने मासेस हो गए।
तो पहला मास m1 हो गया, दूसरा मास m2 हो गया, और तीसरा मास इस रोप का मास हो गया जिसको हम लोग कहते हैं m। क्लियर है? तो अब जो है बेटा, अब अगर ये F4 से ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है तो इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के अलग अलग जब ये मोशन करेगा और ये डेफिनेटली ये पूरा सिस्टम मूव करेगा, तो मूव करेगा तो इसके अलग अलग फैक्टर्स को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ लो बात को? अब कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वो अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं बेटा, चूंकि यहां पर 3 मासेस हैं, पहला मास है ब्लॉक का, दूसरा मास है ब्लॉक का, और तीसरा मास है रोप का, तो यहां पर हम 3 अलग अलग केस बना करके इस चीजों को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें जो ए होगा बेटा वो होगा FBD यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m1, m1 मास का FBD ऑफ मास m1। क्लियर है? तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m1, तो ये वाला मास m1 है ना बेटा, केवल इसका डायग्राम हम लोग यहां पे प्लॉट करेंगे। क्लियर? तो चलो इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये हो गया आपके पास मास बेटा, इस मास की जो वैल्यू वो कितनी है m1 है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है कितना F, पक्का? इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है क्या F। अच्छा चलो ठीक है, अब आपको पता है बेटा कि ये अगर मास है ऑब्जेक्ट तो नीचे की तरफ, इसके नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ना इस मास के ऊपर, अर्थ भी तो खींचेगा इस ऑब्जेक्ट को, वो फोर्स कितना होगा? तो ये फोर्स हम F डैश सपोज करते हैं और ये कितना होगा m1g होगा, m1g होगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल होगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला m1, मैंने बोला कि 3 तरह के मासेस हैं, m1, बीच वाला रोप का और तीसरा ये, तो हम तीनों मासेस को अलग अलग डील करेंगे, सेपरेटली डील करेंगे। तो सबसे पहला जो सेक्शन ए है मेरा, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, m1 मास को डील करने जा रहे हैं। तो m1 मास के समय क्या हो रहा है बेटा, आप देखो F फोर्स ऊपर लग रहा है, ये मास सस्पेंड है, तो इस मास के ऊपर अर्थ भी तो एक फोर्स लगाएगा, वो फोर्स कितना होगा mg, m1g, क्योंकि मास m1 है, और एक्सेलरेशन क्योंकि हमें पता है बेटा फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है? ये एक्सेलरेशन या तो ए हो सकता है या तो जी हो सकता है। बोलो हाँ या ना? तो जब अर्थ फोर्स लगाएगा तो वहां पर जी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां पर अर्थ जो फोर्स लगाएगा वो कितना होगा mg, m1g। समझ में आई बात? तो यहां पर m1g क्या लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बात बताओ बेटा कि ये जो रोप है, यहां पर रोप भी तो है, देखो इन दोनों मासेस के बीच में ये रोप जो है, ये रोप भी तो है, तो इस रोप के ऊपर भी तो एक तरह का टेंशन लगेगा। सपोज कर लेते हैं ये जो मैंने डंडा बनाया ये रोप है, मैंने क्या सपोज किया, ये रोप है। अब मैंने ऐसा रोप नहीं बनाया, मैंने एक डंडे की तरह रोप बनाया, तो नीचे वाले वेट के वजह से ये सब जो नीचे m2 है, ये वाला मासेस जो है, इसके वजह से यहां पर एक टेंशन लगेगा, टेंशन लगेगा ना। चलो अब यहां पर एक टेंशन लगेगा, अब इस टेंशन की हमें वैल्यू नोट डाउन करनी है कि टेंशन कितना लगेगा। यहां पर ये जो रोप है, जो नीचे की तरफ जो रोप है, जो अलग अलग बॉडी से कनेक्टेड है, उसके ऊपर टेंशन कितना लगेगा, स्वेट हो रहा था बहुत ज्यादा। तो इस यहां पर जो रोप लगा है बेटा, इस रोप के ऊपर जो टेंशन लगेगा, वो टेंशन कितना लगेगा हमें ये कैलकुलेट करना है। चलो ये मान लेते हैं कि कैलकुलेशन करना है। तो देखो सिंपल सी बात है बेटा कि मासेस किधर है, नीचे की तरफ मासेस है ना, तो जब मास नीचे है तो इसका जो इसके ऊपर जो टेंशन एक्ट करेगा वो किधर, नीचे की तरफ टेंशन एक्ट करेगा। समझ लो बात? अब इस बॉडी के ऊपर टोटल 3 फोर्सेस लग रहे हैं, एक का डायरेक्शन ऊपर है, दूसरे का डायरेक्शन m1g जो अर्थ लगा रहा है वो नीचे की तरफ लगा रहा है, और एक टेंशन भी एक्ट कर रहा है इस रोप के ऊपर, और वो टेंशन किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है। सपोज कर लेते हैं कि ये बॉडी जो है वो नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, वो ऐसे करके ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये जो इसका जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ है, तो इसका मूवमेंट कैसे होगा, ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, चलो
तो कोई भी बॉडी बेटा वो ऊपर की तरफ मूव करेगा या नीचे की तरफ मूव करेगा, वो किस बात के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ऐसे 5 न्यूटन और 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसके ऊपर एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है F इक्वल टू 1 न्यूटन का। ये 1 न्यूटन इस डायरेक्शन में क्यों आया, क्योंकि ये वाला फोर्स ज्यादा था, है ना, ये वाला फोर्स 5 न्यूटन ज्यादा था, इसकी वजह तो इस डायरेक्शन में फोर्स मिल रहा है। बिल्कुल, तो जब इस डायरेक्शन में फोर्स मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, इधर की तरफ ही तो मूव करेगा बेटा। तो अगर मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स का मतलब क्या होता है, ये वाला फोर्स ऊपर लगा, टेंशन और M1G नीचे लगा, तो एक दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अलग अलग है बेटा, एक ऊपर लग रहा है एक नीचे, एक पकड़ के इधर खींच रहा है, दूसरा पकड़ के इधर खींच रहा है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला फोर्स क्या है, ज्यादा है। ये वाला फोर्स क्या है, ज्यादा है, ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है। तो जब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है तो यहां पर लिखेंगे F, क्योंकि ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है। तो F माइनस नीचे वाला टोटल फोर्स कितना है, देखो ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स इक्वल टू, अगर जीरो होता, अगर ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स दोनों मिलाकर के जीरो हो जाता तो क्या होता, इसका मतलब बॉडी मूव नहीं कर रही है। लेकिन क्या इस केस में जीरो होगा, क्योंकि हमने कहा एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है, तो फोर्स जीरो नहीं होगा, यानी कि F माइनस और कौन कौन से फोर्स नीचे लग रहे हैं, तो T नीचे लग रहा है और M1G नीचे लग रहा है, तो T प्लस M1G, यानी कि टोटल बड़े वाले फोर्स में से F में से हमने नीचे लगने वाले फोर्स को माइनस कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहां पर जीरो मिलेगा। नहीं बेटा, यहां पर जीरो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि कह रहा है कि बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। बॉडी किधर एक्सेलरेट कर रही है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। तो जब बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो ये जीरो हो ही नहीं सकता। मैंने अभी बताया आपको कि अगर ये बॉडी है बेटा, यहां पर 5 न्यूटन लग रहा है, इधर से भी 5 न्यूटन लग रहा है, तो इसके ऊपर टोटल फोर्स क्या लगा, जीरो, तो बॉडी मूव करेगा नहीं करेगा। लेकिन अगर यहां से 5 न्यूटन लगा ऑब्जेक्ट के ऊपर और यहां से 4 न्यूटन लगा, लेकिन अभी भी इसके ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है ना, इस 1 न्यूटन का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की तरफ होगा। तो वही मैं कह रहा हूं बेटा कि F फोर्स ऊपर लग रहा है तो ऊपर वाले फोर्स डेफिनेटली बड़ा होगा। तो बड़े वाले फोर्स में से नीचे वाले ऑपोजिट फोर्स को हमने क्या किया, माइनस कर दिया। तो T प्लस M1G, ये नीचे की तरफ लग रहा था ये दोनों फोर्स, तो माइनस कर दिया, इक्वल टू यहां पर आपको क्या मिलेगा, एक फोर्स मिलेगा, क्योंकि जीरो तो आएगा नहीं, एक फोर्स मिलेगा। अब ये फोर्स 1 न्यूटन हो या फिर कितना भी हो सकता है, कैसे पता करेंगे वो फोर्स कितना होगा, तो वो फोर्स होगा बेटा, वो फोर्स होगा M1A। F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना ऑब्जेक्ट का, M1 है, एक्सेलरेशन कितना है, A है, क्योंकि A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो यानी कि जो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, M1A मिलेगा। बोलो हाँ या ना, पक्का ना, पक्का ना, चलो ओके। बहुत गर्मी है, चीजों को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया मैं एक बार फिर आपको समझा रहा हूं बेटा। देखो यहाँ पर 3 तरह के मासेस हैं, M1 है, M2 है और इस रोप का मास है। तो यहाँ पर जब ये पूरा जो सिस्टम मूव करेगा तो M1 भी मूव करेगा, ये वाला जो बॉडी है यानी कि जो रोप है वो भी मास है, तो ये भी मूव करेगा और ये भी मूव करेगा। तो तीनों को एक साथ मूव ना करा के हम लोगों ने सेपरेट कर दिया, अलग अलग मूव कराया। M1 को अलग मूव करा रहे हैं, रोप को अभी मैं मूव कराऊंगा, रोप को अलग मूव कराएंगे, और M2 मास को अलग मूव करेंगे। समझ मेरी बात। तो यहां पर जो FBD ऑफ मास M1 यानी कि पहले वाले मास का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना करके एक इक्वेशन बना रहे हैं। हमेशा यही करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, हमेशा यही करेंगे, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आया वो कैसे आया, ये क्वेश्चन है। तो मैंने बोला कि ये है आपके पास ब्लॉक, ये आपके पास ब्लॉक, ठीक है। अब दिस इज माय ईयरफोन,
मुझे लगता है कि अब मेरा ईयरफोन भी जो है वो वर्क कर रहा है। तो अब ये लो, चलो ओके, ये हो गया आपका बॉडी। ठीक है, अब ये जो बॉडी हो गया बेटा, एक मिनट इसको मैं सेटल कर दूं। अब ये बॉडी हो गया। अब सपोज कर लो इसके साथ और भी बॉडीज कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब इस बॉडी के साथ जब हम इसे ऊपर की तरफ खींचेंगे तो नीचे भी फोर्स लगेगा, है ना। तो जब इसे हम लोग मूव कराएंगे, जब इसे हम इस ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव कराएंगे तो ये बॉडी भी मूव करेगा, जो रोप है वो रोप भी मूव करेगा, नीचे वाला मास वो भी रोप मूव करेगा। तो जब तीनों मूव करेंगे तो तीनों को एक साथ डील करना, तीनों मोशन को एक साथ डील करना टफ टास्क होगा। इस वजह से हमने अलग अलग सेपरेट कर दिया चीजों को। तो पहले मास m1 की बात कर रहे हैं कि ये मास m1 है आपका। अब ये मास m1 जो है बेटा वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या, ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो ऊपर की तरफ कब जा सकता है, जब नीचे वाले फोर्स इतने काबिल नहीं है कि इसको नीचे खींच पाए, तभी तो। यानी कि ऊपर से जो हम लोग फोर्स लगा के खींच रहे हैं वो फोर्स ज्यादा है। तो एफ फोर्स जो ऊपर लग रहा है वो ज्यादा है, एफ फोर्स जो है वो ज्यादा है। तो ज्यादा में से नीचे वाले फोर्स को माइनस कर देंगे तभी तो मिलेगा, तभी तो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा। तो ऊपर वाले फोर्स F माइनस नीचे वाला फोर्स m1g_t, इसमें से इसको माइनस कर दिया, इक्वल टू m1a। क्या है, m1a है बेटा रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स है, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन मींस फोर्स। तो मास भी है एक्सेलरेशन भी है मतलब फोर्स। और लेकिन यहां पर m1a, ए मतलब क्या, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो ये नेट फोर्स बता रहा है। यानी कि m1a क्या बता रहा है, m1a नेट फोर्स बता रहा है। क्लियर है। तो एक काम करते हैं बेटा, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना करके छोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। तो ये पहले m1 मास का क्या था, m1 मास का मोशन था। समझ में आई बात। तो m1 मास का जो फ्री बॉडी डायग्राम के साथ जो इक्वेशन बन रहा था वो हमने इक्वेशन यहां पर बना लिया, वो इक्वेशन हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करो, इसे नोट डाउन करो, क्योंकि अब ये नोट डाउन करने वाली चीज है, इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं क्या करता हूं, कुछ चीजें इरेज करना पड़ेगा मुझे, और इरेज करते हैं, लेकिन कुछ चीजें मैं छोड़ूंगा क्योंकि उसका मुझे यूज पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो स्मॉल m मास है वो रोप का मास है। किसका मास है, रोप का। तो मैं ऊपर से ये इरेज कर देता हूं और इधर से ये इरेज कर देता हूं, ये भी यूज कर दे, इरेज कर दे, क्योंकि वर्टिकल मोशन है, आप पढ़ चुके हो, आप जानते हो कि वर्टिकल मोशन की सर बात कर रहे हैं। ओके, तो ये जो इक्वेशन मिला वो किसका इक्वेशन था बेटा, वो m1 मास का मोशन का था। यानी कि m1 मास जो मूव कर रहा था उसका इक्वेशन था। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं रोप की। यानी कि ये जो रोप है जिसका मास क्या है, m है, ये जो रोप है उसका मास कितना है, m है। अब इस रोप का मोशन की बात करेंगे, तो यहां पर हेडिंग डाल देते हैं मोशन ऑफ रोप, मोशन ऑफ रोप, रोप का मोशन। ठीक है, अब रोप के मोशन को भी बेटा हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे करके, यहां से इस वाले भाग को हम कहेंगे अपर हाफ मास, अपर हाफ मास, और यहां से यहां तक हम लोग कहेंगे लोअर हाफ मास, क्योंकि टोटल मास ऑफ द रोप है स्मॉल m। तो अपर हाफ की अगर बात करेंगे, अपर हाफ की बात करेंगे तो m/2 मास होगा इसका, और लोअर हाफ की बात करेंगे तो m/2 हाफ की बात होगी। समझ में आई बात। चलो, तो अब हम लोग पहले इसमें से a जो है वो हम लोग बात करेंगे अपर मास, अपर मास ऑफ रोप, यानी कि अपर मास ऑफ रोप की बात करेंगे किसके लिए, FBD बनाएंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है बना लेते हैं। तो यहां पर हो गया बेटा मेरे पास अपर, ये रोप हो गया,
ठीक है। अब ये जो अपर हाफ मास है ना, यानी कि ऊपर का आधा मास है, तो इसका मास कितना है, m/2 है। पक्का, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। चलो, तो m/2 है, तो इसका मास का जो वैल्यू, यानी कि इस मास के वजह से जो अर्थ अपनी तरफ फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, m/2g होगा। पक्का, कोई डाउट। इसे इरेज कर दें क्या, नहीं, इसका अभी जरूरत पड़ेगा, अभी थोड़ी देर बाद मैं इसको इरेज करूंगा। मैं कह रहा हूं ये रोप क्या है, अपर हाफ है, ऊपर का हाफ है, ठीक है। तो अपर हाफ का मास कितना होगा, m/2 होगा, क्योंकि हाफ की बात हो रही है। अच्छा, इस m/2 अगर इस रोप का मास है, तो रोप के ऊपर भी तो अर्थ के द्वारा एक पुल लगेगा, क्या होगा, m/2g होगा। क्लियर। लेकिन रोपवा किधर की तरफ जा रहा है, पूरा जो सिस्टमवा है, ये जो पूरा सिस्टमवा है बेटा, वो किधर की तरफ जा रहा था, वो ऊपर की तरफ जा रहा था, ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ ना। यानी कि ये जो रोपवा है वो भी क्या जाएगा, ए एक्सेलरेशन से, यहां पर लिख देता हूं, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। ये रोपवा भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब आप जरा सा ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो, ये क्या था आपका नीचे वाला, टेंशन था ना रोप के अंदर, रोप के अंदर टेंशन था। ये जो रोप टी है, वो टी क्या है, रोप के अंदर टेंशन है बेटा। ये ना बढ़िया था, बॉडी ये था, बॉडी के बाद यहां पर रोप लगा था ना, ये रोप है ना, ये यहां पर रोप है ना, हाँ। तो रोपवा के ऊपर टेंशन कितना था, कैपिटल टी था। क्लियर है, कैपिटल टी टेंशन था रोप के ऊपर। ओके, डन। यानी कि अगर हम लोग केवल और केवल रोप की बात कर रहे हैं, तो इस रोप के ऊपर एक टेंशन है, वो टेंशन क्या है, टी है। अब बात करते हैं ये टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा। यहां पर इस वाले केस में तो टेंशन नीचे की तरफ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे जुड़े हुए थे, तो इस वजह से टेंशन का डायरेक्शन क्या था, नीचे था। अब हम इस वाले रोप की बात कर रहे हैं, अपर हाफ की बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो टेंशन लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मोशन किधर है, ऊपर की तरफ है, तो यानी कि इसके ऊपर जो टेंशन लगेगा वो इस फोर्स के वजह से ऊपर की तरफ लगेगा। बोलो हाँ या ना। अरे यार, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। जब हाई ब्लॉकवा को एफ फोर्स से उठा करके खींचोगे, तो इसके ऊपर तो एक फोर्स लग ही रहा है, तो इस फोर्स की वजह से, इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वजह से इस रस्सी में एक तनाव आएगा ना। हाँ बेटा, ब्लॉकवा पकड़ के इसे ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो मास के वजह से मसवा भी ऊपर जा रहा है, तो जो मास ऊपर जा रहा है, तो उसकी वजह से जो रोप है, उस रोप के ऊपर एक टेंशन लग रहा है ना। तो यहां पर जब रोप ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यानी कि इस रोप को ऊपर ले जाने वाला कौन है, इस रोप को ऊपर ले जाने वाला टेंशन टी है। क्लियर, कोई डाउट। अच्छा चलो ठीक है, तो अपर हाफ की बात कर रहे हैं, तो आधा मास मैंने लिया हुआ है, आधा मास की वजह से आधे मास के ऊपर जो फोर्स लगेगा अर्थ का, वो m/2g होगा। ऊपर की तरफ टेंशन टी लग रहा है, और ये टेंशन टी ऊपर की तरफ क्यों लग रहा है, रीजन है, ऑब्जेक्ट को पकड़ के ऊपर खींचेंगे, तो ये वाला ऑब्जेक्ट इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, क्योंकि पहले से हमने मान लिया कि इस रोप के ऊपर टेंशन टी है, इस रोप के ऊपर टेंशन टी हमने पहले से मान के रखा हुआ है। इस वाले केस में नीचे था, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे जुड़ा हुआ है। इस वाले केस में भी ऑब्जेक्ट नीचे जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर जो टेंशन लगेगा वो अलग लगेगा। तो हम सपोज कर लेते हैं यहां पर टेंशन टी डैश लग रहा है, हम सपोज कर, क्योंकि बेटा अभी भी तो इसके नीचे इस वाले रोप के नीचे लोअर हाफ मास का रोप है, ये तो अपर हाफ मास है ना, लोअर हाफ मास रोप का है, और एक ब्लॉक लगा हुआ है, तो इन सब की वजह से भी तो यहां पर एक टेंशन प्रोड्यूस होगा। तो ये टेंशन हमने सपोज कर लिया टी डैश, समझने की बात। चलो ठीक है, अब ये वक्त आ गया इसको इरेज करने का। पहला इक्वेशन आपने नोट किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। इसको फिर से एक बार समझो बेटा, इसको एक बार और समझो। ये मेरे पास रोप है, ठीक है, ये मेरे पास रोप है। एक काम करते हैं, ऐसे करके मान लेते हैं, अच्छा ऐसे, ठीक। अब आप देखो, एक मिनट, इसको ऐसे करके फैलाना पड़ेगा। ओके, हाँ ऐसे। ये देखो, ये ब्लॉक है, ये रोप है,
ठीक है, इस रोप का अपर हाफ यहां से, ये इस केवल इस रोप की बात करें तो जब हम इस ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं ऊपर की तरफ, सॉरी मुझे पहले से लग रहा है सेटिंग करके रखना चाहिए था, वही नहीं रहा ये सेट। चलो, तो जब इस ऑब्जेक्ट को हम पकड़ के ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, जब पकड़ के खींच रहे हैं तो इस रस्सी के ऊपर एक टेंशन लगेगा ना, ऊपर से तो हमने फोर्स लगाया, एफ लगाया, चूंकि इस ऑब्जेक्ट के नीचे इस वाले रस्सी में अपना खुद का रस्सी का मास है और यहाँ पर एक ब्लॉक भी लगा हुआ है, तो इन दोनों की वजह से इस रस्सी पे एक टेंशन है का, तो पहले वाले केस में वही हमने यहाँ पे टेंशन टी माना था, ठीक है, इस रोप के ऊपर टेंशन टी माना था। अब जब हम लोग केवल रोप की बात करेंगे, इस रोप की बात करेंगे, तो ये जो रोप होगा, ये रोप के दो पार्ट है, अपर हाफ, ये ऊपर वाला अपर हाफ, नीचे वाला लोअर हाफ। जब अपर हाफ की बात करें तो इसका मास कितना हो जाएगा, m/2। अब ऊपर क्या था, इसके ऊपर ब्लॉक था, तो ब्लॉक को जब ऊपर खींच रहे थे तो ब्लॉक के ऊपर हम लोग एफ फोर्स लगा रहे थे, यानी कि ये जो रोप जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है ना, वो फोर्स क्या होगा, एफ होगा। नहीं, एफ नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एफ तो इसके ऊपर लग रहा था ना, एफ का ही कुछ पार्ट इसके ऊपर लगेगा, एफ का ऊपर जो एफ है उसका कुछ पार्ट यहां पर लगेगा, और वो पार्ट क्या होगा, टेंशन टी होगा, क्योंकि हमने अभी माना हुआ था कि इस रोप के ऊपर टेंशन कितना था, टी था, टी टेंशन है। अच्छा, अभी भी इस रोप के लोअर हाफ में यानी कि नीचे वाले टर्म में लोअर हाफ का मास m/2 जुड़ा हुआ है और ब्लॉक m2 भी जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, ब्लॉक m2 भी जुड़ा हुआ है। तो इसके वजह से भी जो अब नीचे वाला लोअर हाफ का जो मास है, यानी कि ये पूरा रोप था, इसका आधे से यहां पर इसके ऊपर क्या मास लगेगा, इसके ऊपर क्या टेंशन लगेगा, तो वो हमने टेंशन सपोज कर लिया टी डैश टेंशन लग रहा है। कितना लग रहा है, टी डैश टेंशन लग रहा है। चलो, तो अब क्या करते हैं, बॉडी अभी भी ऊपर जा रही है, तो बॉडी ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये टेंशन टी क्या है, ज्यादा है, यानी कि अब हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा टी माइनस m/2g प्लस टी डैश इक्वल टू टी माइनस, यानी कि ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स इक्वल टू, अगर जीरो हो जाता तो यह बॉडी ऊपर जाता ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि रस्सी ऊपर जा रहा है, तो रस्सी ऊपर जा रहा है तो किस, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कुछ ना कुछ फोर्स तो एक्ट कर रहा होगा ना, वो फोर्स कितना होगा, तो ये होगा m/2a, क्योंकि एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर बेटा 2, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर ए बन गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गया, यानी कि दो चीजों के ऊपर हम लोगों ने बात कर ली। तो पहला हम लोग मास m1 की बात कर लिया, दूसरा हम लोगों ने अपर हाफ रोप की बात कर लिया, रोप के अपर हाफ की बात कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे रोप के लोअर हाफ की बात करेंगे। तो अब जो पॉइंट बी होगा बेटा मेरा, वो होगा लोअर हाफ मास ऑफ रोप, यानी कि रोप के लोअर हाफ मास का एफबीडी बनाएंगे। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा बेटा लोअर हाफ मास कितना है, m/2, मास कितना होगा, और a एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा है, ये भी रस्सी, नीचे वाला रस्सी भी तो ऊपर ही जा रहा है बेटा। चलो, अब देखो, चूंकि ये लोअर हाफ है ना, लोअर हाफ है तो लोअर हाफ ऊपर जा रहा है, तो यहां पर अब कौन सा फोर्स लगेगा, इस वाले रस्सी के ऊपर कितना टेंशन था, इस वाले रस्सी के ऊपर भी तो फोर्स लग रहा था ना, एफ फोर्स तो इसके ऊपर लगा, तो इसके वजह से इस ब्लॉक के ऊपर लगा, तो ब्लॉक की वजह से यहां पर एक टेंशन टी प्रोड्यूस हुआ। क्लियर है, अब ये टेंशन टी जो था वो इसके लिए ऊपर वाला फोर्स काम कर रहा था, और नीचे एक फोर्स लगा क्या, टी डैश। तो अब जो टी डैश होगा बेटा, ये जो नीचे वाला टी डैश है वो इस वाले रोप के लिए ऊपर वाला फोर्स की तरह काम करेगा, यानी कि यहां पर टी डैश होगा, समझ रहे बात। और इसके जो नीचे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, m/2g, क्योंकि अर्थ लगा रहे, m/2g अर्थ नीचे की तरफ खींच रहा है। अच्छा, यहां पर यानी कि इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, टी डबल डैश, एक और टेंशन लगेगा, है ना। क्यों लगेगा, क्योंकि अभी भी ब्लॉक है नीचे, अभी भी क्या है, ब्लॉक है नीचे, अभी भी ब्लॉक है, तो ब्लॉक की वजह से भी यहां पर एक टेंशन लगेगा लोअर पार्ट की। समझ मेरी बात। देखो, जब हम इसकी बात कर रहे थे
फ्री बॉडी डायग्राम अगर इस ऑब्जेक्ट की m1 मास का बात कर रहे थे तो ये m1 मास हो गया, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था F, ठीक है। अब F की वजह से यहां पर इसका मास कितना था m1, तो m1g तो नीचे लग ही रहा था, अर्थ ने m1g को तो नीचे खींचा ही खींचा, साथ में ऊपर वाले फोर्स की वजह से यहां पर जो थ्रेड बना हुआ था, यहां पर जो रोप बना हुआ था, रस्सी जो बना हुआ था, उस रस्सी के ऊपर एक टेंशन प्रोड्यूस हो रहा था T, ऊपर वाले फोर्स की वजह से खींच रहा था ऊपर की तरफ, तो टेंशन T एक्ट कर रहा था। अब ये जो टेंशन T है बेटा वो अपर हाफ रोप के लिए, यानी कि इस वाले के लिए ऊपर वाला फोर्स काम करने लगा, ऊपर वाला फोर्स काम करने लगा, और नीचे की तरफ हमने सपोज कर लिया m/2g, यानी कि इस रोप का जो मास था उसकी वजह से जो अर्थ इसके ऊपर पुश पुल लगाएगा वो m/2g होगा, और इसके ऊपर नीचे की तरफ जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा था वो कितना हो गया था, T डैश हो गया। अब ये जो T डैश है रोप का जो T डैश है वो T डैश क्या होगा, लोअर हाफ पार्ट के लिए T डैश ऊपर वाला फोर्स बन जाएगा और m/2g नीचे एक्ट करेगा, और T डबल डैश लोअर हाफ मास के लिए किसकी बात करेगा, टेंशन का काम करेगा। समझ में आई बात? चलो, तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको समझ में आ रही है चीजें। देखो मैं आपको बता दूं बेटा कि अगर आप इस समय ये जो क्लास पढ़ रहे हो बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हो, बहुत ही फोकस होकर के चीजों को समझ रहे हो, तो विश्वास मानो कि एफपीडी के लिए तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के लिए आपको आईआईटी नीट का क्लास करने की जरूरत नहीं है। दास सर का फिजिक्स पढ़ो, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको आईआईटी नीट में मिल जाएंगी, वहां तक के न्यूमेरिकल्स को आप डील कर लोगे इन सब कॉन्सेप्ट के साथ। समझ आ रही बात? केवल और केवल चीजों को ध्यान से सुनो। अच्छा, एक और काम करना, जहां पर भी आपको दिक्कत आए, जहां पर भी आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा है, तो आगे मत बढ़ो, वीडियो को पॉज करो, फिर से रिवाइंड करके चीजों को फिर से सुनो। जब तक कॉन्सेप्ट ना क्लियर करना तब तक आगे मत बढ़ना। मैं तो पढ़ाता चला जा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया, लेकिन मैं आपके जगह पे होता तो मैं पहले अगर चीजों को कॉन्सेप्ट सीखता तब सर के साथ आगे बढ़ता, पहले आगे नहीं बढ़ता। अब इसके साथ इक्वेशन बनाना है, तो अभी भी ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, रोप किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स यानी कि T डैश क्या होगा, ज्यादा होगा, तो यहां पर T डैश हो गया माइनस T डबल डैश प्लस m/2g, यानी कि ज्यादा फोर्स में से नीचे वाले फोर्सेस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमें एक और फोर्स मिलेगा, रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा, तभी तो ये ऊपर जा रहा है, रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा तभी तो ये ऊपर जा रहा है, और ये रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, m/2a, m/2a। समझ आ गई बात? तो हमने बात कर लिया m1 मास का, हमने अपर हाफ रोप की बात कर लिया, हमने लोअर हाफ रोप की बात कर लिया, अब बात करेंगे m2 का। लेकिन वीडियो को पॉज करो, इन सभी को नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इरेज करता हूं, अभी भी मैं इसे रखा हुआ हूं बेटा, इस मेन डायग्राम को अभी भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, क्योंकि कॉन्सेप्ट का नाम ही है एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम आपको हेल्प करेगा, ठीक है। चलो, अब हम लोग बात करेंगे बेटा मास m2 की। तो हेडिंग होगा आपका फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m2, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास m2 मास का फ्री बॉडी डायग्राम। चलो ठीक है, तो m2 मास बना लेते हैं, यहां पे m2 मास हो गया, ठीक है। अब m2 मास का सेंटर ऑफ ग्रेविटी के वजह से नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, m2g, ये तो नीचे लगेगा। अच्छा, इसके ऊपर, क्योंकि ये बॉडी क्या जा रहा है, ऊपर, ये बॉडी भी ऊपर जा रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम ही ऊपर जा रहा है, तो m2 मास भी तो ऊपर जा रहा है, किस एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से, यानी कि अभी भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा। क्या ये फोर्स F होगा, आंसर है नहीं। क्या ये फोर्स T होगा, आंसर है नहीं। क्या ये फोर्स T डैश होगा, आंसर है नहीं, क्योंकि आप T डैश तो इसके लिए था, यहां पर क्या लग रहा था, T डबल डैश, यानी कि यहां पर कौन सा टेंशन एक्ट करेगा, T डबल डैश। समझ बात को, लेयर वाइज चीजें हैं, चीजें लेयर वाइज हैं। तो T डबल डैश हो गया m2g। अच्छा, क्या बताओ अब यहां पर T ट्रिपल डैश भी होगा क्या, बोलो हाँ या ना, नीचे की तरफ T ट्रिपल डैश होगा, आंसर है नहीं, नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि M2 ही लास्ट मास है, M2 ही लास्ट मास है। इसके बाद ना कोई रस्सी है ना कोई रस्सा है, ना ऑब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं है। तो जब M2 लास्ट है तो M2 का केवल नीचे की तरफ एक M2G ही एक्ट करेगा, M2 की तरफ नीचे की तरफ M2G ही एक्ट करेगा, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं होगा। तो इसका मतलब है, इसका तो इक्वेशन बनाना आसान हो गया। T डबल डैश, ये वाला फोर्स ज्यादा होगा तभी ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो T डबल डैश माइनस माइनस नीचे वाला फोर्स दैट इज M2G इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे M2A। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। मैंने 4 इक्वेशंस बना दिए आपको। पहला इक्वेशन इसके लिए, दूसरा इक्वेशन इसके लिए, तीसरा इसके लिए और चौथा इसके लिए। समझ आई बात? तो ये 4 अलग अलग इक्वेशंस मैंने बताए। तो आपके पास टोटल 4 इक्वेशंस है बेटा। टोटल आपके पास कितने इक्वेशंस है? 4 इक्वेशन है। अभी एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ओके बेटा, अब थोड़ा ध्यान से देखो। मैंने ये जो 4 केसेस बनाए और ये जो चारों केसेस बना करके बेटा, मैंने जो 4 केसेस बनाए और इन जो चारों केसेस को बना करके जो इक्वेशंस बनाए, मैं उस इक्वेशन को जरा सा लिखता हूं। तो वो इक्वेशन होगा F माइनस M1G प्लस T इक्वल टू M1A। ये पहला इक्वेशन था आपका, मिलाते जाना इक्वेशन। T माइनस M/2 G प्लस T डैश इक्वल टू M/2 A। इक्वेशन नंबर 2। T डैश माइनस M2G प्लस T डबल डैश इक्वल टू M/2 A, सॉरी M/2 A। ये इक्वेशन 3। और इक्वेशन 4 T डबल डैश माइनस M2G इक्वल टू M2A। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। चारों इक्वेशंस को मिलाओ बेटा, चारों इक्वेशंस को मिलाओ। तो जैसे ही आप चारों इक्वेशन को मिलाओगे तो क्या ये चारों इक्वेशन जो मैंने अभी लिखा वो करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है बेटा। आप मिलाओगे अभी आपको मिल जाएगा। तो क्या दास सर को ये चारों इक्वेशंस याद हैं? क्या मुझे ये चारों इक्वेशंस याद हैं? तो आंसर है नहीं बेटा, मुझे ये चारों इक्वेशंस याद नहीं है। मेरी मेमोरी इतनी तेज है ही नहीं। मैंने अभी कुछ देर पहले क्या खाया मुझे खुद याद नहीं। तो इतने लंबे चौड़े इक्वेशंस मैं कैसे याद रखूंगा? याद नहीं करना है, चीजों को अपने दिमाग में बैठाना है बेटा। इतने बड़े बड़े इक्वेशंस क्या करोगे याद करके? जब तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है कि हमें कैसे ये इक्वेशंस बनाने हैं तो आप आराम से बना लोगे। अब दूसरा बात, मैं मुद्दे पे आता हूं। अब इन इक्वेशंस बन तो गया, अब इन इक्वेशंस का करेंगे क्या? तो बेटा इन इक्वेशन 1 2 3 4 को यूज करके हम T निकाल सकते हैं, हम T डैश निकाल सकते हैं, हम T डबल डैश निकाल सकते हैं, हम A एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, हम कोई भी फैक्टर्स इसमें से निकाल सकते हैं। अगर M1 M2 और M की वैल्यू दिया हुआ है तो हम कुछ भी यहां से निकाल सकते हैं। F की वैल्यू अगर दिया हुआ है, F की वैल्यू दिया हुआ है तो हम इसमें से T डैश T डबल डैश सबकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4 वी कैन कैलकुलेट टेंशन T in the row, tension T in the row, tension T dash in the row, tension T double dash in the row। ओके, तो इस तरीके से हम लोग चीजों को सॉल्व करते हैं। आप जब न्यूमेरिकल करोगे आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल आपको समझना है कि फ्री बॉडी डायग्राम किस तरीके से बनता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करो, तो कुछ नोट डाउन करने के लिए है नहीं? चलो ठीक है, ओके। तो उम्मीद करते हैं बेटा कि वर्टिकल मोशन दो बॉडी सिस्टम का किस तरीके से उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा ये आपको समझ में आ चुका है। अब हम लोग बात करेंगे बेटा वर्टिकल मोशन ऑफ बॉडीज विथ पुली, यानी कि वर्टिकल मोशन ऑफ बॉडी विथ पुली, पुली के साथ एफबीडी ये भी एफबीडी। तो सबसे पहली बात पुली क्या होता है? पुली तो आप पुरानी मूवीज देखे होंगे, पुरानी मूवीज में कुएं में से पानी निकालने के लिए बेटा, कुएं में से पानी निकालने के लिए
ऊपर कुएं के ऊपर एक चरखी लगी होती थी, उसके ऊपर से रोप जाता था, रोप को खींचते थे तो पानी ऊपर उठ जाता था, उसको कहते हैं बेटा पुली। ठीक, तो यानी कि अब हमारे पास केस है कि ये है हमारा पुली, ठीक है, पुली। अब ये जो पुली है वो यहां पर एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है। ठीक, इसका मास है m2, इसका मास है m1। ये पुली, ये क्या है, पुली है आपका, और इससे दो मासेस m2 और m1 दो मासेस क्या है, जुड़े हुए हैं। अब मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, इसके पहले हमारे पास जितने भी मासेस थे बेटा, जितने भी मासेस थे, उन मासेस के अकॉर्डिंग हम लोग स्प्लिट कर दे रहे थे। तो वहां पर हमारे पास कितने मासेस थे, तीन मासेस थे, m1, स्मॉल m और m2। यहां पर हमारे पास कितने मासेस हैं, m1 और m2, क्योंकि यहां पर ये जो रोप है बेटा वो क्या है, मासलेस है, लाइट मास है ना। तो यहां पर लेट टू बॉडीज आर कनेक्टेड with each other with a massless rope along with a pulley system, ठीक है। तो टू बॉडीज, यहां पर मास m1 एंड m2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। दो बॉडीज है जिनके मासेस m1 और m2। क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। तो मासेस दो है हमारे पास, क्योंकि जो रोप है उसका मास हमने क्या किया, नेग्लिजिबल सपोज किया। तो यहां पर दो मासेस है, तो यहां पर भी केस को हम लोग दो भाग में बांट लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। तो सबसे पहला जो होगा बेटा, FBD ऑफ मास m1 मास का FBD बना लेते हैं। m1 मास, आप देख रहे हो m2 ज्यादा नीचे है, क्या है, m2 ज्यादा नीचे है, यानी कि इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो नीचे हो रहा है, यानी कि m2 नीचे जा रहा है, ठीक है। m2 क्या हो जा रहा है, नीचे जा रहा है। अरे यार, ये वाला भारी है तो नीचे ही जाएगा ना। चलो m1 की बात करते हैं, m1 की। तो m1 के लिए अगर हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, तो सबसे पहले हम लोग मास m1 बना लेते हैं, m1 मास। अच्छा, अगर ये वाला m2 नीचे जा रहा है तो m1 का मोशन किधर होगा, m1 का मोशन ऊपर होगा। तो m1 को a एक्सेलरेशन से हम लोग ऊपर दिखा देते हैं। तो m1 मास हो गया, a एक्सेलरेशन हो गया, किस एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, a एक्सेलरेशन से m1 मास ऊपर जा रहा है। अच्छा चलो ठीक है, तो जब यहां पर ये m1 मास है तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहां पर m1g एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, या इस वाले के ऊपर m1g के ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा ना, बिल्कुल लगेगा बेटा। चलो ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये m2 जो है वो नीचे जा रहा है, तो इस m2 जो है ये मास सस्पेंडेड है रोप के ऊपर, बोलो हाँ है ना। तो जब रोप के ऊपर सस्पेंडेड है मास, जब मास रोप के ऊपर सस्पेंडेड है बेटा, तो इस मास के वजह से इस रोप के ऊपर एक टेंशन लगेगा, ये टेंशन T सपोज कर लेते हैं, टेंशन T सपोज कर लेते हैं। अब सवाल ये है बेटा कि ये सब सारे रोप तो एक ही है, पूरा का पूरा रोप एक ही है ना, ऐसे ही ना पुली पे गया है, तो यहां पर भी जो टेंशन होगा वो भी T होगा, ये भी तो T होगा। यहां देखो m2 मास की वजह से जो मास फोर्स लगेगा वो नीचे लगेगा, नीचे की तरफ m2, तो इस मास की वजह से इस रोप के ऊपर एक टेंशन प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल होगा। तो ये टेंशन ऊपर की तरफ है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब इस मास के ऊपर, इसकी m1 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो m1 के ऊपर, m1 किधर की तरफ मोशन कर रहा है, ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ एक फोर्स होगा, और ये फोर्स क्या होगा, ये फोर्स होगा T। इस पुली के वजह से ही तो ऊपर जा रहा है, ये पुली, ये रोप के वजह से ही तो ऊपर जा रहा है, तो T ऊपर फोर्स हो गया, m1g नीचे हो गया, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा है ऑब्जेक्ट। तो इसका अगर मुझे इक्वेशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे,
तो टी माइनस m1g, क्योंकि केवल और केवल नीचे एक ही फोर्स है, m1g ही केवल वो फोर्स है जो नीचे एक्ट कर रहा है। बोलो हाँ यार। चलो तो t माइनस m1g नीचे की तरफ, m1g नीचे की तरफ, t ऊपर की तरफ। अच्छा, ये इन दोनों फोर्स के वजह से ऑब्जेक्ट क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जा रहा है इसका मतलब एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है। तो t माइनस m1g, और वो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, वो रिजल्टेंट फोर्स होगा m1a। इक्वेशन नंबर 1 समझ आएगी बात। चलो अब बात करते हैं सेकंड वाला, FBD ऑफ मास m2। m2 मास का FBD बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका m2 मास। अब ये m2 मास किधर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, नीचे की तरफ। ठीक है, m2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किधर की तरफ लगेगा बेटा, नीचे ही लगेगा, क्योंकि एक ही फोर्स है ब्लॉक के ऊपर, एक ही फोर्स है नीचे की तरफ। अच्छा, इसके ऊपर जो टेंशन लगेगा वो किधर लगेगा, टेंशन T ऊपर की तरफ लगेगा। ये टेंशन की डायरेक्शन फाइंड आउट करने का एक बहुत तरीका आसान है बेटा, इमेजिन करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि टेंशन, रस्सी के ऊपर टेंशन किधर से लग रहा है। समझ रहे बात। तो चलो, तो T अब क्या होगा, T माइनस m2g, क्योंकि अच्छा एक मिनट, सॉरी, ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, m2 किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो नीचे जा रहा है इसका मतलब m2g ज्यादा है। यहां पर टेंशन ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर टेंशन ज्यादा होता तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्योंकि m2 वाला मासवा नीचे आ रहा है ना, ये भले ऊपर जा रहा है, ये तो नीचे आ रहा है। तो यहां पर m2g क्या होगा, ज्यादा होगा पक्का। तो m2g माइनस t इक्वल्स टू m2a। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को इस्तेमाल करके, क्या हम लोग टेंशन वाली फाइंड कर सकते हैं रोप में। रोप के ऊपर कितना टेंशन लग रहा है ये फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। और टेंशन भी एक तरह का फोर्स होता है। तो FBD से हम लोग टेंशन रोप के अंदर फाइंड आउट कर लेंगे। समझ में आया बात बेटा। ये पुली सिस्टम की वजह से था। क्लियर है, कोई डाउट आपको, कोई डाउट नहीं। चलो ठीक है, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि वर्टिकल मोशन आपको समझ में आया होगा कि किसी भी बॉडी सिस्टम का पुली से होकर के या फिर केवल एक रोप के माध्यम से अगर उसको जोड़ करके वर्टिकल मोशन कराया जाता है तो उस वर्टिकल मोशन के इक्वेशंस कैसे फॉर्म होंगे। हेलो बच्चों, कैसे हो सर। मैं आपका दास सर एक बार फिर आप सभी के सामने क्लास 11th की फिजिक्स को लेकर के आया। क्लास 11th के लास्ट के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम स्टार्ट किया था, और फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने आप लोगों को वर्टिकल मोशन के बारे में समझाया था कि किस तरीके से वर्टिकल मोशन को हम लोग डील करेंगे, कि अगर किसी दो बॉडी सिस्टम या एक बॉडी सिस्टम का वर्टिकल मोशन होता है तो उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे, किस तरीके से अलग अलग वेरिएबल्स की वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे जाइए और 11th फिजिक्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको फ्री बॉडी डायग्राम के सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, वहां आपको मिल जाएंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा हॉरिजॉन्टल मोशन के साथ। और बिफोर स्टार्टिंग आवर हॉरिजॉन्टल मोशन लेक्चर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कॉमर्स ग्रुप क्लासेस एंड साइंस ग्रुप क्लासेस। सो मेरे प्यारे बच्चों, बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। That will be free body diagram, free body diagram of body, sorry, free body diagram horizontal motion, horizontal motion। तो अभी हम लोग बेटा हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे कि हॉरिजॉन्टल मोशन के साथ हम लोग किस तरीके से पेश आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक हमारे पास केस समझ लेते हैं बेटा। तो हमारे पास केस कुछ ऐसा है कि यहां पर हमारे पास मास है, ठीक है, और ये मास बेटा एक थ्रेड से होता हुआ जा करके एक पुली से जुड़ा हुआ है, और पुली से नीचे की तरफ यहां पर एक और मास है, ठीक है। तो केस कुछ कैसा है बेटा, ये सपोज कर लेते हैं मास m1 है, ये मास मेरा m2 है। क्लियर। और ये आपका टेबल है बेटा,
मतलब एक टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक एक थ्रेड से जुड़ करके एक पुली से, छोटे से पुली से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक m1 मास लगा हुआ है। समझ में आई बात? चलो ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि बॉडी आपका जो एक्सेलरेट कर रहा है वो नीचे की तरफ कर रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। क्लियर है? चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम की बात करेंगे बेटा, तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट को लेकर के डील करेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट। 1 सेकेंड। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को लेकर के हम लोग डील करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्ट हम लोग मास m1 ले लेते हैं। तो m1 मास के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो FBD फॉर मास m1, m1 मास के लिए FBD बनाते हैं। चलो ठीक है, तो ये मास मेरा m1 हो गया। इस m1 की वजह से नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा बेटा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होगा, अर्थ की वजह से होगा, नीचे की तरफ m1g, नीचे की तरफ। ठीक है, बॉडी किधर एक्सेलरेट कर रही है? नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। अच्छा, इस ये जो थ्रेड से जुड़ा हुआ है बेटा, पुली से जुड़ा हुआ है ना, पुली से, तो पुली क्या करेगा? इस ब्लॉक को होल्ड किए रहेगा, इस ब्लॉक को होल्ड किए रहेगा, चाहेगा कि नीचे ना जाए। तो यहां पर एक टेंशन एक्ट करेगा T, है ना। अच्छा, इस थ्रेड के ऊपर जो टेंशन मिलेगा बेटा, इस थ्रेड के ऊपर जो टेंशन मिलेगा वो किसके वजह से मिलेगा? पुली तो फ्रिक्शनलेस होगा, पुली तो ऐसे घूमेगा, वो तो चाहेगा कि चला जाए, ये जिधर की तरफ जाना चाहेगा वो जाएगा। लेकिन अपोज कौन करेगा? इसके मोशन, नीचे ये जाना चाहेगा तो इसके नीचे जाने के मोशन को अपोज करने वाला यहां पर ये वाला मास है ना। इसके इनर्शिया की वजह से यहां पर एक टेंशन प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? तो अब इसके लिए इक्वेशन बना लेते हैं। तो चूंकि ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, यानी कि ये वाला फोर्स क्या है? ज्यादा है। तो m1g माइनस ऊपर की तरफ T इक्वल टू m1a, इक्वेशन नंबर 1। बोलो हाँ है ना। m1a, m1g क्या है? फोर्स है। T क्या है? फोर्स है। m1a क्या है? फोर्स है। यानी कि फोर्स में से फोर्स को माइनस करेंगे तो फोर्स ही तो मिलेगा। एक फोर्स नीचे, एक फोर्स ऊपर, और बॉडी किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। इसका मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, तो नीचे वाले फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स, तो किस फोर्स से ये नीचे जा रहा है वो पता चल जाएगा। क्लियर है? चलो, m1a एक्ट करेगा यहाँ पे। ठीक, ये FBD हो गया मास 1 का। अब मास 2 की हम लोग बात कर लेते हैं। FBD ऑफ मास 2, दूसरे मास का FBD, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास 2। तो ये हो गया m2। ठीक है, m2। चलो, अब ये जो m2 है बेटा, वो यहां पर एक थ्रेड से जुड़ा हुआ है, इधर की तरफ एक थ्रेड से। अच्छा, इस m2 के, ये जो m2 किसके ऊपर रखा गया है? यहां पर एक टेबल के ऊपर रखा गया ना, और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। यानी कि यहां पर जो m2g एक्ट करेगा, m2g वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। चलो ठीक है, तो क्या ये बॉडी नीचे जा रहा है? नहीं, ये बॉडी नीचे जाएगा? नहीं बेटा, ये बॉडी नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि टेबल उसको रुका हुआ है। तो कोई भी बॉडी, अगर ये मार्कर है मेरे हाथ के ऊपर रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है? क्योंकि ये मार्कर नीचे जाना चाहता है, अर्थ इसको खींच रहा है, लेकिन मेरा हाथ इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? रिएक्शनरी फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से ये नीचे नहीं जा पा रहा है। यानी कि ये जो टेबल है वो इसको एक रिएक्शनरी फोर्स R प्रोवाइड करेगा वर्टिकली ऊपर की तरफ, तब जाकर के ये टेबल के ऊपर रखा रह जा पाएगा, है ना। चलो ठीक है। अच्छा, इस थ्रेड में एक टेंशन है, क्या है? T, यानी कि यहां पर एक टेंशन T एक्ट करेगा इधर की तरफ, T। क्लियर? चलो, अच्छा, ये जो बॉडी है वो किधर मोशन कर रहा है? इधर की तरफ मोशन कर रहा है। देख लो बेटा, ये नीचे जाएगा तो ये इधर ही तो जाएगा। ये वाला ब्लॉक अगर नीचे जाएगा तो ये वाला ब्लॉक किधर जाएगा? इधर की तरफ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है ना, इधर की तरफ। किस एक्सेलरेशन से? A से। यानी कि यहां पर ये A एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ठीक, क्लियर है? चलो ठीक है। तो ये वाला जो इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा बेटा? A एक्सेलरेशन है, मास m2, तो m2a ही तो फोर्स होगा, m2a ही तो फोर्स होगा। अरे यार, ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ये ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? इधर की तरफ जा रहा है,
इधर की तरफ। तो इधर की तरफ फोर्स क्या होगा, मास, ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। तो मास लगा दिया m2 और एक्सेलरेशन हो गया a, एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया। इज इट क्लियर? चलो ठीक है, तो m2a हो गया। tb किधर है, इधर की तरफ, यानी कि टेंशन और m2a क्या है, सेम है बेटा। इस थ्रेड के ऊपर तो एक ही फोर्स लग रहा है ना, या तो टेंशन हो सकता है या तो m2a हो सकता है। तो यानी कि यहां पर दो चीजें, दो अलग अलग इक्वेशन बन गया। तो पहला इक्वेशन बनेगा इसमें से m2g इक्वल टू r, m2g इक्वल टू r, क्वेश्चन नंबर 2, m2g इक्वल टू r, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तभी तो ये ऑब्जेक्ट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट है ना। m2g नीचे की तरफ, r ऊपर की तरफ, तभी तो ये ऑब्जेक्ट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। अच्छा, t इक्वल टू m2a, t इक्वल टू m2a, ये क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। क्यों? रीजन है बेटा, जो थ्रेड है, थ्रेड के ऊपर, इस पूरे थ्रेड के ऊपर एक टेंशन एक्ट कर रहा था T, यहां पर ये टेंशन T इधर की तरफ, यहां पर ये टेंशन T इधर की तरफ है ना। अच्छा, इसके ऊपर टेंशन T ऊपर की तरफ क्यों? क्योंकि ये इसका इनर्शिया इस टेंशन का डायरेक्शन बता रहा था ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इस थ्रेड को खींच रहा है ये वाला मास, इसकी वजह से इसका टेंशन किधर की तरफ, इधर की तरफ, यानी कि ऊपर वाले थ्रेड के लिए जो टेंशन होगा वो इधर की तरफ होगा, नीचे वाले के लिए टेंशन ऊपर की तरफ होगा। यानी कि यही टेंशन इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और ये किस फोर्स से मूव कर रहा है, m2a, यानी कि हो जाएगा t इक्वल टू m2a। समझ आई बात? तो ये था आपका बेटा हॉरिजॉन्टल मोशन टेबल टॉप के ऊपर, यानी कि टेबल के ऊपर रखा हुआ ब्लॉक है, वो हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, और उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा, कुछ इस तरीके का होगा। अब देखो यहां पर से t की वैल्यू मिली, t की वैल्यू को यहां रख करके हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर दोनों इक्वेशन में से एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं ना। m2a यहां पर g पता रहेगा, m1 m2 पता ही है, a पता चल जाएगा, एक्सेलरेशन a पता चल जाएगा। और एक बार अगर आपको एक्सेलरेशन a पता चल गया तो आप टेंशन निकाल सकते हो, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में। तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो बेटा, इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। तो इरेज कर रहा हूं बेटा मैं। हॉरिजॉन्टल मोशन का एक और केस है बेटा, हॉरिजॉन्टल मोशन का एक और केस है, उस केस को भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। देखो बेटा, एफबीडी बहुत आसान है। एफबीडी क्या है, बहुत ही आसान चीज है। आसान क्यों है? क्योंकि इसमें डायग्राम बेस्ड है। इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन को सॉल्व करो, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो बहुत ही आसान चीजें हैं, केवल और केवल आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा चीजों के ऊपर। तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन में कांटेक्ट, अगर दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में रखा होगा तो एफबीडी फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन when two bodies are in contact, जब दो बॉडी क्या हो, आपस में कांटेक्ट में रखा हुआ, आपस में क्या रखा हुआ, कांटेक्ट में रखा हुआ। तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं बेटा। तो ये डायग्राम कैसा होगा, कुछ इस तरीके का। ये टेबल टॉप है बेटा, इस टेबल टॉप के ऊपर मैंने दो मासेस रखा हुआ है, m1 और इससे सटे एक और, इससे एकदम कांटेक्ट करा करके एक और मास रखा गया है m2। तो दो मासेस हैं और दोनों को एक दूसरे से कांटेक्ट करा के रखा गया है। यहां पर दोनों एक दूसरे से क्या है, कांटेक्ट है, जुड़े हुए जुड़े हुए, ठीक। चलिए, अब यहां से हम इसके ऊपर एक फोर्स लगाया F, यहां पर इस m1 वाले ब्लॉक के ऊपर एक F फोर्स लगाया, जिसकी वजह से ये ब्लॉक्स जो है, ये दोनों ब्लॉक्स वो a एक्सेलरेशन से इधर की तरफ मूव करने लगा। ये डायग्राम है, ठीक। अब इस डायग्राम में हमें बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करने को मिल सकती हैं। तो आओ डील करते हैं। यहां पर दो मास है, तो दो मास है तो दो अलग अलग पार्ट में इसको क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। तो पहला होगा एफबीडी फॉर मास m1, m1 के लिए, m1 मास के लिए एफबीडी बना लेते हैं, ठीक है। तो m1 मास को क्या करना होगा, पहले हम लोग को टेबल टॉप के ऊपर रखना पड़ेगा। तो
चलो ये m1 मास को हमने क्या कर लिया, टेबल टॉप के ऊपर रख दिया। अच्छा, इसके वजह से यहां पर नीचे की तरफ इसके ऊपर क्या लगेगा, m1g नीचे की तरफ अर्थ खींचेगा इसको। अच्छा, ऊपर की तरफ ये टेबल प्रोवाइड करेगा, टेबल इसको क्या प्रोवाइड करेगा, रिएक्शनरी फोर्स, क्योंकि ये जितना एक्शन लगाता है टेबल के ऊपर, टेबल भी उतना ही रिएक्शन लगाएगा, तब जाकर के ये टेबल के ऊपर रुक पाएगा। आपने कभी देखा है कि लैपटॉप को आपने टेबल के ऊपर रखा तो क्या लैपटॉप नीचे चला जाता है? नहीं। तो ऐसा नहीं है ना कि लैपटॉप के ऊपर फोर्स लगता है, नहीं लगता है, फोर्स लगता है, अर्थ नीचे की तरफ लगाएगा, लेकिन टेबल के ऊपर अभी भी लैपटॉप है। इसका मतलब है टेबल क्या कर रहा है, रिएक्शनरी फोर्स दे रहा है उसको ऊपर की तरफ। चलो ये हो गया। अब हमने क्या किया था बेटा, इधर की तरफ एक फोर्स लगाया था F, है ना, इधर की तरफ एक फोर्स लगाया था F। अच्छा चलो ठीक है, तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक अपने इनर्शिया की वजह से, M2 ब्लॉक अपने इनर्शिया की वजह से इस फोर्स को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा ना यार। अगर मैं इसको इधर से धक्का दूंगा तो M2 जो मास होगा वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि ये मूव ना करे, इसका इनर्शिया है ना, इसका अपने इनर्शिया, अपने मास की वजह से M2 मास चाहेगा कि इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, और वो फोर्स क्या चाहेगा कि ये M1 मास मूव ना करे। तो उस फोर्स को हम लोग सपोज कर लेते हैं T, यानी कि इधर से एक ऑपोजिशन फोर्स लगा रहा है T, और ये T किसके वजह से लग रहा है, ये T M2 मास की वजह से लग रहा है, M2 मास की वजह से लग रहा है। चल ओके, तो M2 मास की वजह से लग रहा है, तो M2, चलो ठीक है, हो गया, कहानी खत्म। ये ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, इधर की तरफ, एक्सेलरेशन इधर की तरफ। अब अलग अलग इक्वेशन बना लेते हैं। तो पहले वर्टिकली बात करेंगे, तो m1g इक्वल टू r, इक्वेशन नंबर 1। बहुत सिंपल, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी तभी तो ये ब्लॉक स्टेबल होगा इसके ऊपर। अब आते हैं दूसरे के ऊपर, ऑब्जेक्ट किधर की तरफ मोशन कर रहा है, इधर की तरफ मोशन कर रहा है ना। तो जब ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मोशन कर रहा है तो डेफिनेटली ये F फोर्स क्या है, ज्यादा है। तो F माइनस ये जो T, F माइनस T दैट इक्वल टू क्या, फोर्स में से फोर्स घटा तो फोर्स मिलेगा, और वो फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मतलब कितना, m1, एक्सेलरेशन मतलब कितना, a। तो ये मिल गया आपको इक्वेशन नंबर 2। समझ आएगा, क्लियर है चीजें। तो F मतलब इधर से चलेगा हमारा फोर्स, T जो अपोज कर रहा है इसको इक्वल टू m1 है, m1। अच्छा बेटा, जितना फोर्स लगा रहे हैं क्या ये पूरा का पूरा फोर्स एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है, नहीं ना, कुछ फोर्स इस T से अपोज किया जा रहा है। तो F माइनस T इक्वल टू m1a, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे FBD फॉर मास m2। FBD फॉर मास m2, FBD फॉर मास m2, m2 मास के लिए FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा। यहां पर मास बनाते हैं तो टेबल टॉप बना लेते हैं बेटा, और यहां पर मास m2। अच्छा, तो नीचे की तरफ m2g, ऊपर की तरफ रिएक्शनरी फोर्स r। ऑब्जेक्ट किधर मोशन कर रहा है, इधर की तरफ, सॉरी a एक्सेलरेशन ना, इधर की तरफ a एक्सेलरेशन, ओके। अच्छा चलो ठीक है, इसके ऊपर हमने F फोर्स लगाया था, इसने T फोर्स इसका क्या किया था, अपोज किया था। तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स कितना था, T कांटेक्ट फोर्स था ना बेटा। इधर से धक्का दे रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, दूसरा वाला ब्लॉक इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो कितने फोर्स से रोक रहा है, T फोर्स से ही तो रोक रहा है। यानी कि यहां पर इस वाले ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स जा रहा है, T फोर्स जा रहा है। यानी कि इस वाले ब्लॉक के ऊपर यहां से लग रहा है T फोर्स, ठीक है। चलो, तो यहां से लगा T फोर्स, क्योंकि T फोर्स से यहां लगेगा और इसी T फोर्स की वजह से ये आगे बढ़ेगा। तो अब इसके लिए इक्वेशन बना लेते हैं। इसका इक्वेशन क्या होगा, m2g इक्वल टू r, इक्वेशन नंबर 3, और T इसकी वजह से जो फोर्स मिल रहा है T इक्वल टू m2a, क्योंकि बेटा M2 मास जिस एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो वो फोर्स मिल जाएगा कि किस फोर्स से ये मूव कर रहा है। तो वो ये ऑब्जेक्ट उसी फोर्स से मूव कर सकता है जितना फोर्स इसको मिल रहा है। क्यों,
तो T, क्योंकि इसके आगे कोई अपोज करने वाला नहीं है, तो T इक्वल टू M2A। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। समझ आई चीजें? तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था आपका वो था कि अगर दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में रखे हुए हैं तो कांटेक्ट में रखने के बाद वो किस तरीके से मोशन करेगा। तो पहला केस था फ्री बॉडी डायग्राम फॉर M1। देखो हमेशा स्प्लिट करके काम करना बेटा, अगर जितने भी मासेस होंगे उतने टाइप में आपको इक्वेशंस बना लेने होंगे, उतने टाइप का आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना। और एक बार अगर इक्वेशन बन गया बेटा तो बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको वैल्यूज निकालनी है, ठीक है? तो एक काम करो बेटा, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करो, आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लो। ओके बेटा, तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया है, आपने इसको समझ भी लिया है, और इसी उम्मीद के साथ आपका जो हॉरिजॉन्टल मोशन था वो यहां पर हो गया खत्म। हॉरिजॉन्टल मोशन बेटा यहां पर आप लोगों का हो गया फिनिश। हमने यहां पर हॉरिजॉन्टल मोशन आपके लिए खत्म कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे इनक्लाइंड मोशन। सो FBD फॉर inclined motion। FBD फॉर inclined motion, inclined motion, ठीक है? चलो, तो इसके लिए एक केस सपोज कर लेते हैं बेटा। यहां पर मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और इसका जो इंक्लिनेशन है वो थीटा एंगल पे है। कितने एंगल पे इंक्लिनेशन है? थीटा एंगल पे इंक्लिनेशन है, ठीक है? चलो, अब इसके ऊपर दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं। अब इसके ऊपर दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं बेटा। यहां पर सपोज कर लेते हैं ये M1 ब्लॉक्स है और यहां पर ये सपोज कर लेते हैं ये M2 ब्लॉक, ठीक है? दो ब्लॉक है। वेट अ सेकंड बेटा, वेट अ सेकंड। ओके, तो अब हम लोग सपोज कर लेते हैं बेटा यहां पर ये थ्रेड से जुटा हुआ है और इसको F फोर्स से इधर की तरफ खींचा जा रहा है। मुझे इसके फ्री बॉडी डायग्राम को बनाना है, मुझे इसके फ्री बॉडी डायग्राम को बनाना है। तो ये M1 मास हो गया, ये M2 मास हो गया, ठीक है? चलो ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ एजम्पशन कर लेते हैं। तो लेट वी हैव two masses placed at a inclined plane, two masses placed at a inclined plane of inclination theta, यानी कि थीटा एंगल पे इंक्लिनेशन। क्लियर? चलो ठीक है। अब दो मासेस है, तो दो मासेस के वजह से M1 और M2 दो मासेस है, तो दो मासेस की वजह से आपके पास दो अलग अलग केस बनाने पड़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले FBD फॉर M1 मास, M1 मास की वजह से एक FBD, ठीक है? फ्री बॉडी डायग्राम। चलो ठीक, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये लो, ये थीटा एंगल तो इंक्लिनेशन रहेगा ही। यहां पर बेटा हम लोग ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। चलो, ये ऑब्जेक्ट, ठीक? M1 मास की बात हो रही है, तो यहां से अगर F फोर्स इसको खींच रहे हैं बेटा, F फोर्स से अगर इसको इधर खींच रहे हैं तो ये तो इधर की तरफ भगेगा, ये भी इधर की तरफ भगेगा, सिंपल सी बात है। तो इस वाले ऑब्जेक्ट की वजह से, इस वाले ऑब्जेक्ट की वजह से यहां पर क्या आएगा? एक टेंशन प्रोड्यूस होगा। इस यहां पर एक टेंशन प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? तो एक काम करते हैं, M1 के लिए नहीं, पहले M2 के लिए कर लो, आपको ज्यादा आसान होगा समझने के लिए, ठीक है? तो पहले मास M2 के लिए कर लेते हैं। तो ये मास M2 है, आपको सपोज करना है, ठीक? तो अगर हम इस बॉडी को F फोर्स इधर खींच रहे हैं बेटा, तो इस बॉडी की वजह से यहां पर क्या मिलेगा आपको? एक टेंशन मिलेगा। टेंशन का डायरेक्शन किधर होगा? इधर की तरफ होगा, T इधर की तरफ। क्लियर? यानी कि अगर हम इसे F फोर्स से इधर की तरफ खींच रहे हैं, F फोर्स इधर की तरफ खींच रहे हैं, तो यहां पर इसको T टेंशन फोर्स मिल रहा है, T टेंशन इधर की तरफ मिल रहा है इस वाले ऑब्जेक्ट की वजह से, M1 की वजह से। और ये क्या है? M2 मास है,
ठीक, क्लियर है? यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया। अब ये डायग्राम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होने वाला है, ध्यान से देखते रहो। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी इंक्लिनेशन पे रखा हुआ है, ये एम है, अभी मोशन नहीं करा रहे इसको, ठीक, मोशन नहीं करा रहे, थीटा एंगल के इंक्लिनेशन पे रखा हुआ है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा mg, वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा mg नीचे की तरफ, है ना? चलो, और ये जो प्लेन की वजह से यहां पर एक ऐसे रिएक्शनरी फोर्स मिलेगा। अच्छा, ऐसे है ना बेटा, ये रिएक्शनरी फोर्स कुछ इस तरीके का इधर मिलेगा, रिएक्शनरी फोर्स है ना, रिएक्शनरी फोर्स ऐसे मिलेगा, क्योंकि रिएक्शनरी फोर्स हमेशा वर्टिकली ऊपर मिलता है, वर्टिकली ऊपर, है ना? तो ये तो थीटा एंगल पे इंक्लिनेशन है, थीटा एंगल पे, तो यानी कि ये जो यहां पर है ये थीटा होगा कि नहीं होगा? मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, मैंने आपको ये चीज पढ़ाई हुई है। चलो एक काम करते हैं, इरेज करते हैं, एक बार और आपको समझाना। यहां पर अगर हमने कोई बॉडी रखा ऐसे करके, तो सेंटर ऑफ मास का नियम क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड, तो mg तो एकदम वर्टिकली नीचे लग गया, लेकिन रिएक्शनरी फोर्स कौन देता है? सरफेस देता है ना? और सरफेस कैसे देता है? वर्टिकली अपवर्ड, रिएक्शनरी फोर्स वर्टिकली अपवर्ड मिलता है। तो इस इंक्लिनेशन के लिए इस पॉइंट पे वर्टिकल कैसा होगा? ऐसा होगा कुछ, यानी कि ये रिएक्शनरी फोर्स इधर होगा, और रिएक्शनरी फोर्स और ये जो mg है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, वो एक थीटा एंगल के ऊपर इंक्लाइन हो जाएगा, ठीक? तो यानी कि mg जो नीचे एक्ट कर रहा था, mg जो नीचे एक्ट कर रहा था, जो ऑब्जेक्ट को रिएक्शनरी मिल रहा था, यानी कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन इसको रिएक्शनरी जो दे रहा था, वो थीटा एंगल पे क्या है? इंक्लाइंड है। तो थीटा से सटा हुआ यहां पर क्या मिल जाएगा आपको? mg cos थीटा, जिसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और यहां पर mg sin थीटा, जिसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। अब आप मुझे ये बताओ, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है प्लेन के ऊपर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, mg नीचे एक्ट किया, है ना? mg नीचे एक्ट किया, तो mg की वजह से रिएक्शनरी मिला r, mg की वजह से यहां पर r मिला, तो यहां पर हम लोग लिख देते थे r इक्वल टू mg, लिखते थे ना पहले, अभी लिखे थे। क्या इस केस में हम लोग r इक्वल टू mg लिख सकते हैं? इस केस में तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? बताता हूं। रिएक्शनरी फोर्स, यहां पर जो रिएक्शनरी फोर्स है mg, रिएक्शनरी फोर्स का मतलब क्या है? जब एक्शन होगा उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा, तो यहां पर mg का एक्शन हो रहा था तो r रिएक्शनरी बन जा रहा था, यहां पर mg एक्शन फोर्स नहीं है, क्योंकि mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करना चाहिए, लेकिन यहां पर अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन हमारा प्लेन क्या है? इंक्लाइंड है थीटा एंगल के ऊपर, हमारा प्लेन थीटा एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है। तो यानी कि इस सरफेस के ऊपर जो एक्शन है, mg फोर्स का जो एक्शन है वो mg नहीं है। जब भी कोई फोर्स, अगर फोर्स F लगा हॉरिजॉन्टल पे तो ठीक है, लग गया हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकल लगा तो ठीक है, वर्टिकल पे लग गया, लेकिन अगर फोर्सवा बेटा थीटा एंगल के ऊपर लगे, फोर्स थीटा एंगल के ऊपर लगे, तो हमने आपको बताया था फोर्स के दो कंपोनेंट बढ़ जाते हैं, F cos थीटा और F sin थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहां पर भी तो वही हो रहा है, mg क्या है? एक तरह का फोर्स है, और ये mg इस सरफेस के ऊपर थीटा एंगल के ऊपर एक्ट कर रहा है, ये mg इस सरफेस के ऊपर, क्योंकि सरफेस तो टेढ़ा है,
सरफेस टेढ़ा है, तो ये mg इस सरफेस के ऊपर थीटा एंगल के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो यानी कि एक्शन फोर्स क्या होगा, mg cos थीटा होगा, यानी कि इस मास का cos थीटा जो होगा वो एक्शन फोर्स होगा, और mg cos थीटा अब r के इक्वल होगा, यानी कि यहां पर अगर मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूंगा r इक्वल टू mg cos थीटा। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को, आपको समझना पड़ेगा कि जो मास है यहां पर इंक्लाइंड है बेटा, ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड है, तो mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। क्यों mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है, अर्थ जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही खींचता है, सीधे नीचे खींचेगा, थीटा एंगल पे है, ऐसा थोड़ी है कि थीटा एंगल पे अर्थ घूम के खींचेगा, नहीं, अर्थ तो सीधे खींचेगा, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर सीधे एक्ट करेगा, उसको नीचे खींच लेगा। यानी कि ये जो mg है, इस mg का एक कंपोनेंट cos थीटा है, mg का एक कंपोनेंट cos थीटा, वो वर्टिकली डाउनवर्ड इस प्लेन के लिए एक्शन फोर्स काम करेगा, यानी कि ये mg एक्शन नहीं है, ये mg cos थीटा एक्शन होगा, और इसका रिएक्शन होगा r इक्वल टू mg cos थीटा, ये रिएक्शनरी फोर्स होगा। समझ में आ रही बात? चलो, क्यों बता रहे थे इतनी सारी बातें, अभी आपको समझ में आ जाएगी। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो गया, मैं ब्रेक नहीं लिया हूं, मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट खत्म करना है आज ही। तो यानी कि यहां से वर्टिकली डाउनवर्ड mg एक्ट करेगा नीचे, mg, ठीक है। अब इसके साथ एक रिएक्शनरी फोर्स लगेगा, ये r, तो ये कितना होगा बेटा, mg cos थीटा, और यहां पर एंगल थीटा। समझ आ रही बात? अभी मैंने बताया इसको कैसे, mg तो नीचे लग रहा है बेटा ना, तो r क्या है, रिएक्शनरी फोर्स है, रिएक्शन उतना ही होगा जितना एक्शन होगा, तो क्या ये पूरा mg एक्शन है इस प्लेन के ऊपर, नहीं, mg थीटा एंगल पे लग रहा है, इसलिए mg cos थीटा एक्शन की तरह एक्ट करेगा, फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्ट करेगा mg cos थीटा। अच्छा, इसी t के साथ इधर की तरफ क्या लगेगा, mg sin थीटा, है ना, क्लियर है? चल, अच्छा, मास क्या था, m2 था, जहां जहां m है वहां पर m2 कर लो, m2g cos थीटा, ओके। चल, अब इक्वेशन बनाते हैं, बहुत सिंपल है बेटा। ऑब्जेक्ट मोशन किधर कर रहा है, ऑब्जेक्ट मोशन इधर की तरफ कर रहा है, तो मोशन किधर की तरफ है, ए की तरफ, यानी कि डेफिनेटली ये जो फोर्स है F वो ज्यादा है, तो यहां लिखेंगे F माइनस, इसको अपोज करने के लिए कितने फोर्स है, T है और mg sin थीटा है, दोनों है ना, T भी है क्योंकि mg sin थीटा भी इधर ही लग रहा है, तो T प्लस mg sin थीटा, क्लियर, इक्वल्स टू, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, mg नहीं, सॉरी बेटा, m2g sin थीटा। अच्छा, मोशन कर रहा है इधर की तरफ, तो m2a, m2 मतलब मास, a मतलब एक्सेलरेशन, क्योंकि ये वाला मास अभी एक्सेलरेट कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये हो गया आपका FBD m2 के लिए, m2 के लिए FBD बन गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होगा बेटा, R इक्वल टू m2g cos थीटा, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। समझ आ रही बात, क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट? चलो ठीक है, FBD m2 के लिए हो गया, अब FBD m1 के लिए बनाएंगे, FBD m1 के लिए बनाएंगे, तो कहां बनाए, यही बना लेते हैं, यही बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, FBD फॉर m1, FBD फॉर m1, तो यहां पर इंक्लिनेशन कर देते हैं बेटा थीटा एंगल के ऊपर, और यहां पर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, ठीक है, और यहां पर ये m1g, क्योंकि m1 की बात हो रही है, m1g। अच्छा, यहां पर रिएक्शनरी, तो यहां पर R रिएक्शन। अच्छा, m1g का यहां पर, तो m1g थीटा एंगल पे एक्ट कर रहा है ना बेटा, क्योंकि ये इंक्लाइंड है थीटा पे, तो m1g का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, m1g cos थीटा, ठीक है। यानी कि यहां पर जो ये रिएक्शन मिल रहा है वो किसके वजह से मिल रहा है, m1g की वजह से नहीं, m1g cos थीटा की वजह से, क्योंकि m1g
थीटा एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है। अगर यही M1G ऐसे होता, सीधे ऐसे होता, तो वर्टिकली डाउनवर्ड M1G और वर्टिकली ऊपर रिएक्शनरी फोर्स R, बहुत सिंपल हो जाता। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, थीटा एंगल पे है, इसलिए यहाँ पे M1G हम लोग cos थीटा कर दिया। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब M1G cos थीटा, तो यहां पर क्या होगा, M1G sin थीटा। अच्छा, तो यहां पर कौन सा फोर्स लगेगा, देखो जरा सा, इसको F से पकड़ के खींच रहे थे, तो इस वाले ब्लॉक के ऊपर इधर से एक टेंशन मिल रहा था इसके मास के वजह से। ठीक है, अब इस थ्रेड के बीच में टेंशन क्या हो गया, T हो गया, यानी कि यही टेंशन तो इसके लिए फोर्स का काम करेगा, यानी कि यहां पर क्या एक्ट करेगा, T एक्ट करेगा। समझ रहे बात को, पीछे वाला ही कॉन्सेप्ट है बेटा, एकदम पीछे वाला कॉन्सेप्ट है। अगर ये वाला मास को खींच रहे हैं तो ये वाला मास टेंशन रोप में दे रहा है, रस्सी में टेंशन दे रहा है। अब ये जो टेंशन मिल रहा है इसको, वो इसके लिए फोर्स का ही तो काम करेगा, है ना। चलो, अब इक्वेशन कैसे बनेगा, तो इक्वेशन बनाने का बहुत सिंपल सा फंडा है बेटा, क्या, R और M1G वर्टिकली इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो आप लिखेंगे R इक्वल टू M1G cos थीटा, इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्ट की तरफ मोशन कर रहा है, इधर की तरफ मोशन कर रहा है, तो यानी कि T ज्यादा है, तो T माइनस M1G sin थीटा इक्वल टू M1A, यह हो गया इक्वेशन नंबर 4। T ज्यादा फोर्स होगा क्योंकि ये मोशन इधर की तरफ हो रहा है, तो T माइनस M1G sin थीटा, क्योंकि इस T का ऑपोजिट इधर की तरफ लग रहा है फोर्स, है ना, इक्वल टू M1A, M1 इधर की तरफ मोशन कर रहा है। इज इट क्लियर। चलो, तो एक काम करते हैं बेटा, आप लोग वीडियो को पॉज करो, इसे नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसको नोट डाउन किया है और आपको ये समझ में भी आया है। तो बेटा एक काम करना, अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को पॉज करना, रिवाइंड करके फिर से देखना, और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप बेझिझक अपना डाउट मेरे से पूछ सकते हो। आपके पास मेरा नंबर होगा, वरना मैं इस वीडियो में अपना नंबर रन करा दूंगा, आप मेरा नंबर वहां से पा सकते हो। वहां से आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट करके या मेरी टीम से डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप जो भी अपने डाउट है उसको क्लियर कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन तो कर ही चुके हो। अब मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है बेटा, मैं इसे पूरा इरेज कर देता हूं अब। तो सर क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है बेटा। क्वेश्चन ये है बेटा आपके लिए कि अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था वो कुछ इस तरीके का बनाया था, थीटा एंगल पे था, एक मास था, दो मास था, ये दोनों थ्रेड से जुड़ा हुआ था, ये M1 ये M2, यहां से फोर्स लगा रहे थे F, और एक्सेलरेशन इधर हो रहा था। ठीक है, ये मैंने बताया आपको। आपको क्या करना है, आपको भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, लेकिन आपका केस थोड़ा सा उल्टा रहेगा। आप कुछ इस तरीके का केस बनाओगे, मास M1 मास M2 ये दोनों थ्रेड से जुड़े हुए हैं, फोर्स इधर से लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन भी इधर हो रहा है। ये आपका है, ये आपको करना है, यू हैव टू डू, ये केस आपको बनाना है, ये आपको बनाना है। एफबीडी बना लेना इसका, M1 के लिए अलग, M2 के लिए अलग, और इसका मोशन दिखा देना, एक्सेलरेशन किधर की तरफ हो रहा है, इधर की तरफ, नीचे की तरफ हो रहा है। तो उम्मीद है कि आप ये कर ले जाओगे, और इसी उम्मीद के साथ हो गया, इस क्वेश्चन को बनाओ, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया है, और उन सभी लेक्चर को आप लोगों ने काफी, आज के सभी कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने काफी ध्यान से सुना होगा, और उसको नोट डाउन भी किया होगा, उसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर लेना। और इसी के साथ बेटा आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सभी वॉरियर हो, मुझे पता है आप लोगों को काफी ध्यान से इसको देख के कंप्लीट कर लोगे। इसी उम्मीद के साथ अपना ध्यान रखना,
खुश रहना, आबाद रहना, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। वन मोर थिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु क्लासेस एंड साइंस गुरु क्लासेस। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय बच्चों, बाय बाय।